हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि इसमें होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है, जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी बच्चे एएलपी के हैं वो एक बार ज़रूर इस सेशन को देखें, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो देखिए, बोला गया है क्या कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले ध्वजवाहक का नाम था पूर्णा बनर्जी, जो कि 1920 में बेल्जियम में आयोजित किया गया था। उस समय 1920 में बेल्जियम में जब आयोजित किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उस समय जो है भारत के ध्वजवाहक थे पूर्णा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो देखिए, भूगोल शब्द की बात करते हैं तो किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है भूगोल शब्द गढ़ा गया है। और इसका जो है आपको बता दें कि 276 टू 194 बीसी की बात बोला जाता है। तो इरेटोस्थनीज जो थे, इन्होंने जो है भूगोल शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भारत के जो होता है, भारत के संसद में जो होता है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो देखिए, उच्च सदन होता है, एक होता है निम्न सदन। तो देखिए, उच्च सदन की बात करते हैं तो देखिए, उच्च सदन की अगर बात करते हैं, उच्च सदन की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 80 हो जाता है राज्यसभा का। और यही बात करते हैं लोकसभा लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 हो जाता है। और वही अगर बात करते हैं संसद का, तो संसद का आर्टिकल नंबर 72 हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर से तो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं कि जब अगर बोला गया है क्या कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कथन यही सही है कि यह कभी भी भंग नहीं होता है, यह हर 6 वर्ष के बाद भंग होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह 3 वर्ष के बाद भंग होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। 1954 में जो है राज्यसभा का जो बोला जाता था, राज्य परिषद बोला जाता था। उसके बाद नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि इसमें टोटल सीटों की संख्या होती है, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 होती है। एट प्रेजेंट अभी 245 है। और 5 सीट जो होता है, 5 सीट जो है पीओके के लिए है, मतलब कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 5 सीट रखा गया है। इसमें जो है 225 सीट जो होता है राज्य से आते हैं। वही अगर बात करते हैं 8 सीट जो है यूनियन टेरेटरी से आता है। और 12 सीट जो होता है राज्य से प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। आगे बात करते हैं इसमें जो होता है हर 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं रिटायर होते हैं। हर ईयर में जो होता है इसका हर ईयर में जो होता है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कहाँ से? तो राज्यसभा से। तो इसको याद कीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हर जो होता है हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होते हैं लोग राज्यसभा से रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्या बोलना चाह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। तो देखिए, हर्ट्ज जो मापा जाता है आवृत्ति हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता तो हटा दीजिए, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा होता है, तो हर्ट्ज जो होता है डेसिबल होता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। और हर्ट्ज जो हो जाएगा आप आवृत्ति नाप सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा। तो देखिए, आपतन कोण बोला गया है, आपतन कोण जो होता है क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, तो अपवर्तन कितना हो जाएगा। तो देखिए, दोनों जब अगर इक्वल हो जाता है आपतन कोण और आपतन कोण क्रांतिक कोण, तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को सही करता है। तो देखिए, कौन करता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को सही करता है। तो देखते हैं इसमें बल दूरी पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल एक ही निकाय पर लागू हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बल जो होगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो होता है, बल अलग अलग निकाय पे लेकिन विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कार है,
मान लेते हैं कि कार है, कार के जब वायु जब जब कार में जो है तो कार के टायरों में जो वायु भरा जाता है, अब उस कंडीशन में देखिए जब एक रनिंग में होता है तो इसमें कुछ जो होता है वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी होने के वजह से जो होता है टेम्परेचर इसमें आ जाएगा, और जब टेम्परेचर आ जाएगा तो टेम्परेचर आने की वजह से जो होता है वायु जब फैलता है, जब फैलने की कंडीशन आ जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें 12 के कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में अवशोषण पर ऊपरी गतिविधियां में जड़ों से पत्तियां तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो देखिए कौन सा मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करेगा, श्वसन में भी नहीं हो जाएगा, प्रतिफलन नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो बाष्पोत्सर्जन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत के मतलब कि नवीकरणीय इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय होता है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय होता है, उसके बाद आप बता दें उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय होता है, उसके बाद आप देखते हैं हाइड्रा पावर वाला भी नवीकरणीय होता है। तो ये सभी नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय कहने का मतलब कि कभी भी जो है पृथ्वी से अस्तित्व इसका समाप्त नहीं होगा, तो ये नवीकरणीय हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं कि कन्वेंशनल हो जाएगा कौन सा, तो गैर पारंपरिक हो जाएगा। आपका कोयला जो है एक प्राकृतिक गैस जो है एक टाइम के आने के बाद खत्म हो जाएगा, कच्चा तेल भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कहा कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा आपका गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के श्रोता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऋग्वेद के श्रोता जो है उसको सूक्ति के रूप में जाना जाता है, जो कि जो है 1028 सूक्ति रखा जाता है। और ऋग्वेद के जो ज्ञाता हैं उनको क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है ऋग्वेद के ज्ञाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा होती है। तो देखिए अभी जस्ट छठ पूजा गुजरी है, तो छठ पूजा बिहार और यूपी का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा आपका, और उसमें जो है भगवान भास्कर मतलब कि भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलना क्या चाह रहा है कि किस पौधे एवं उसके कुल जो है सुमेलित होता है। तो देखिए नारियल जो है पालमिसी कुल से सही है। गेहूं जो हो जाएगा आपका ग्रेसनी कुल से संबंधित है। केला जो हो जाएगा आपका मुजैसी कुल से संबंधित है। और लहसुन और प्याज जो हो जाता है आपका, लहसुन और प्याज एमेरिलोडेसी समूह से संबंधित होता है लहसुन और प्याज। गेहूं जो हो जाएगा ग्रसनी हो जाएगा, केला जो हो जाएगा आपका मुजैसी समूह से हो जाएगा, लहसुन और प्याज जो हो जाएगा आपका एमेरिलैडिसी समूह से संबंधित होता है। और नारियल जो होता है पालसी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन को 29 बोलना क्या चाह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए त्वरण का एक फार्मूला होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए जब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम हो गया, तो बोलना क्या चाह रहा है इसमें कि धनात्मक त्वरण कब हो जाएगा। तो देखिए जब वेग कम होगा तो धनात्मक होगा, नहीं होगा वेग कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब वस्तु का वेग स्थिर होगा तो वस्तु का वेग स्थिर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वस्तु का जब वेग बढ़ जाएगा, जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो त्वरण जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। और जब वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण क्या हो जाता है, तो वही त्वरण मंदन हो जाता है। और त्वरण का जो होता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका यूनिट होता है त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज जो है क्षार के साथ जो है पीला रंग देता है, और अम्ल के साथ जो होता है लाल अम्ल देता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो मिथाइल ऑरेंज जब कभी भी देता है तो अम्ल के साथ जो है क्षार देता है, और अम्ल प्लस क्षार के मिश्रण से क्या बनता है, लवण बनता है, और लवण बनेगा जल बनेगा, और लार्ज अमाउंट में जो है ऊर्जा निकलता है, मतलब कि हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन
कौन इस्पात जो है मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है? तो देखिए इनवार जो है टंगस्टन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस्पात में 15% मैग्नीशियम गलत हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में जो होता है 15% क्रोमियम होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्टेनलेस स्टील में जो होता है क्रोमियम प्लस कार्बन का मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोफ्लेविन क्या है? तो देखिए राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है। विटामिन B1 का नाम हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन, तो वही विटामिन B1 हो जाएगा यहाँ पे राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 बोलना क्या चाह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किसे हराकर जो है ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किसे हरा करके फाइनल में पहुंची थी? तो गुजमान लोपेज को हरा करके फाइनल में पहुंची थी। और ये जो है क्यूबा देश से संबंधित है गुजमान लोपेज। इनको जो हराया था उन्होंने तो सारा हिलब्रांड ने हराई थी। सारा हिलब्रांड ने हराई थी। और जो है गुजमान लोपेज को किसने हराया था? तो विनेश फोगाट ने हरा करके फाइनल में पहुंचे था। और देखेंगे अरशद नदीम जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो है, जो कि नीरज चोपड़ा के साथ इनका संबंध था। नीरज चोपड़ा के साथ इन्होंने भाला फेंका था। उस कंडीशन में देखते हैं कि इन्होंने 92.72 मीटर भाला फेंके थे। और उन्हीं के तर्ज पे अगर नीरज चोपड़ा जो इंडिया से संबंधित है, इन्होंने 89.45 मीटर जो है भाला फेंके थे। किन्होंने? नीरज चोपड़ा ने। अरशद नदीम जो फेंके थे 92.79 अरशद नदीम फेंके थे। तो इसका ये दोनों का जो है डिस्टेंस याद कीजिए कि कौन कितना फेंके थे। तो अरशद नदीम जो फेंके थे 92.79 फेंके थे। और वही अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो 89.45 मीटर भाला फेंके थे। और ये जो है अरशद नदीम जो है पाकिस्तान से संबंधित है, जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला था पेरिस ओलंपिक में, और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दी कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्या बोलना चाह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मीटर लंबी डोरी के दोनों सिरों पर स्थिर किया गया है। इसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फैलती है। यदि डोरी में 3 लूपों में कंपन कराया जाए तो उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है क्या? N=V/2L एक फार्मूला है। तो देखिए इस फार्मूला के ऊपर हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस फार्मूला के ऊपर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V= कितना दिया गया है? V= दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकेंड। और वही कितना दिया गया है? 2 इंटू लंबाई का दोगुना कर दिया गया है। तो लंबाई का वैल्यू कितना है? लंबाई का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/50/50/8 हो जाएगा, जिसको आप वैल्यू आ जाएगा आपका। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 12.5 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 12.5 आ जाएगा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यदि डोरी में 3 लूपों में कंपन करती है तो इसको 3 से गुना कीजिएगा। तो गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा? 15 के 5 कैरी 1 तो 12 36 है 37, तो 37.5 HZ इसका आंसर हो जाएगा। तो 47 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 Na22 अगर mg में एक बिट्टा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो एक बिट्टा उत्सर्जन के बाद अगर बनने वाली पदार्थ हो जाती है कौन सा? तो मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है? तो देखते हैं इसके बारे में। तो जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को मिलाइएगा तो उस कंडीशन में जो होता है विलयन का तापमान बढ़ जाता है, सही हो जाएगा। विलयन का तापमान कम हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विलयन का तापमान एक समान रहता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लवण का निर्माण होता है, तो जब एसिड और बेस से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में जो होता है लवण का निर्माण होता है, जल निकलता है। उसके बाद आपको बता दें कि हीट जनरेट होता है, मतलब कि त्वरण बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में इसका कौन सा हो जाएगा? 149 का सी हो जाएगा।
49 का यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल उपकला होती है, सरल उपकला क्या होती है? दो कोशिका के बराबर एक मोटी कोशिका, इनमें से सभी है तो काट दीजिए। एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 50 के सी जो हो जाएगा, एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या बोलना चाह रहा है? 57 देखते हैं कि अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया था? तो अगस्त 2024 में देखेंगे कि कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन जो है चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो देखिए चिकित्सा सेवा के पहली महिला निर्देशक तो अजय बांगा तो पहले महिला नहीं है। अजय बांगा जो हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के, आपका वर्ल्ड बैंक से संबंधित हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के जो हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वही अगर बात करते हैं अनामिका बी राजू तो हो जाएंगे नौसेना के जो हो जाएंगे, नौसेना के जो होता है वायु कमांडर हो जाएंगे, नौसेना के फ्लाइट उड़ाने वाले हो जाएंगे। ये जो हो जाएंगे कौन है? अनामिका बी राजीव जो हो जाएंगे नौसेना के हेलीकॉप्टर पायलट हो जाएंगे नौसेना के। अजय बांगा जो हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब अमरप्रीत सिंह जो हो जाएंगे आपका अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे आपका वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। और इसमें बोला गया है कि भारतीय सशस्त्र बल ने चिकित्सा सेवा के पहली महिला महानिर्देशक कौन हो जाएंगे? तो साधना सक्सेना नायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 बोलना क्या चाह रहा है कि यदि परिपथ में 66 क्या बोलना चाह रहा है कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसे प्रभावित होने वाले धारा का मान ज्ञात करेगा। देखिए कूलम इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई मतलब हो जाएगा आपका आई और टी आई मतलब हो जाएगा आपका करंट, टी मतलब हो जाएगा यहाँ पे समय। तो देखिए एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम, तो देखिए 1 सेकंड में कितना 20 कूलम हो जाएगा। और कितना में 1 सेकंड में तो कितना 20 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, तो 20 एम्पियर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्तरदायी होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वृद्धि हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। थायराइड से हो जाएगा, थायराइड की कमी से आपको गलगैंड रोग होता है, ये वाले हो जाएगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ती है तो उसे किस जो होता है उसे की जैसे कि पोलोडियम और रेडियम ये गलत हो जाएगा, निकेल और कैडमियम ये भी गलत हो जाएगा। निकेल और हाइड्रोजन तो उत्प्रेरक के कार्य में निकेल और पोलाडियम जो होता है उत्प्रेरक की कार्य करता है। और उत्प्रेरक की कंडीशन में उत्प्रेरक की खोज जो है बर्जिलियस साहब ने दिए थे, उत्प्रेरक की खोज। और उत्प्रेरक जो होता है इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निकेल और पैलाडियम। निकेल और पैलाडियम जो हो जाए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो होता है टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। आपका जो है ये भी दिया गया है, ये भी यहाँ पे जो है दिया गया है। आप जाइए और एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और देखिए इस सेशन को देखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जो है 25 नवंबर से चालू होने वाला है, तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।